So today we will study prose devices. Prose devices, or you can say literary devices. Okay? यानी जो हिंदी में पढ़े होंगे साहित्य सौंदर्य सुने हैं, ठीक? तो एक किसी भी साहित्य को कैसे बढ़िया लिखा जा सकता है या उसमें क्या क्या और चीजें होती हैं, जिन टूल्स को यूज करके या जिन डिवाइसेस को यूज करके हम उसको बेहतर बनाते हैं, वो सारा चीज इसमें लिखते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक? सो दीज आर कॉल्ड एज prose devices. Okay, in poetry it will be called as poetic devices. Okay, there will be some differences. पोएट्री में मेन है मीटर, स्टेंजा, फॉर, राइम, रिदम, ये सब चीजें हैं, वहाँ पे वो रहेगा और इसकी बहुत सारी चीजें मिलेंगी. तो प्रोज डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें कॉमन मिलेंगी आपको. ओके, सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज थीम. ओके, थीम, कुछ नाम लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. थीम, देन पॉइंट ऑफ व्यू, इमेजरी, देन पैथोस, इथोस, लोगोस, पैथोस. ओके, figures of speech, irony. एक एक को हम लोग डीपली पढ़ेंगे. इन्वर्जन, देन टोन, मूड, and setting, and then कुछ छूट रहा है, देख लीजिए. एक और है डिक्शन, मतलब सेंटेंस एक तरह से कह सकते हैं. हाँ, डिक्शन. ओके, एनेक्डोट्स, phrases, then idioms, and many more alike. ठीक है, इसी तरीके और चीजें देख लेते हैं, कुछ छूटा हो तो. एनालॉजी है, ठीक है. हाँ, ह्यूमर, या ह्यूमर, इसी में लिख दीजिए सेंटेंस पैटर्न. ठीक है, ओके. और जो अगर होगा देख लेंगे. कोई और है? चलिए, कोई बात नहीं. सो वी विल गो थ्रू ईच वन. सो हियर देयर आर वेरियस प्रोज डिवाइसेस. इन पोएट्री few will be more, like स्टेंजा पैटर्न, मीटर, राइम, रिदम. ठीक है, इसके अलावा बाकी सब चीजें यहाँ पर भी कॉमन है. वो एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच में आ जाएगी, एंटीथेसिस, थेसिस. ठीक है, चलिए लिख लीजिए, लिखना है तो. ये फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब फिगर ऑफ स्पीच ही देखेंगे तो अकेले ही काफी फिगर ऑफ स्पीच है, 30-40 फिगर ऑफ स्पीच हो जाएंगे आपके. So we will go through each point. Okay. So first is theme. So what is theme? Theme is a central, deeper meaning of a text to which the writer wants to convey. Okay. Central, deeper meaning of a text to which the writer wants to convey. ठीक है, थीम वो चीज होती है जो किसी टेक्स्ट को पढ़ने के बाद रीडर विल इंटरप्रेट और एनालाइज दैट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दिस थीम. ओके, थीम्स में भी अब वेरियस टाइप्स, बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं एक ही टेक्स्ट में.
बट कोई एक सेंट्रल होगा, कोई सेंट्रल पॉइंट होगा या सेंट्रल आइडिया होगा जिसके अराउंड ये पूरी कहानी घूम रही होगी, पूरी स्टोरी लाइन आपकी उसी कहानी इर्द गिर्द होगी, उसको कहते हैं थीम। ओके, सो थीम इज अ सेंट्रल डीपर मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट अराउंड विच द होल स्टोरी रिवॉल्व्स और द राइटर वांट्स टू कन्वे। ठीक है, ऐसी चीज है जिसको राइटर कन्वे करना चाहता है, बट ही विल नॉट टेल इट डायरेक्टली। राइटर इसको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि मेरा टेक्स्ट इस थीम पर लिखा गया है, थीम आप फाइंड आउट करेंगे। ओके, रीडर विल इंटरप्रेट, एनालाइज एंड स्पेकुलेट। ठीक है, रीडर है जो उसको पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा, इसके बाद एक अंदाज लगाएगा कि हाँ ये इस पॉइंट के लिए लिखा गया है, ये इस चीज के लिए लिखा गया है। तो सो थीम का मतलब है कि ये किस चीज के ऊपर लिखा गया है, किस चीज के को इंडिकेट करने के लिए लिखा गया है, किस चीज को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है, तो वो चीज आपका थीम होता है। जैसे लेट्स सी हियर themes, various types of themes are there like love, bravery, hate, revenge, patriotism, okay, then murder, sacrifice, there will be many more, hate हो गया, then redemption, good versus evil, then इधर का मिटा दें। ओके, देन mortality, then nature versus human being. ओके, आप जिस चीज को भी सोच सकते हैं सारा आपका थीम के रूप में आ जाएगा। ठीक है, देन है chaos versus order, quest, isolation, alienation, then quest, chaos versus order। ओके, और भी बहुत सारे थीम्स हैं, एक एक को हम समझते हैं क्या है। ठीक है, सो इफ यू सी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ थीम्स। ठीक है, देखो सब्जेक्ट मैटर अलग होगा और थीम अलग होगा। ठीक है, किसमें, अरे बता रहे हैं अभी। ओके, आप लोग रोमियो एंड जूलियट की कहानी सुनी है? नहीं सुनी है तो उसमें एक पेयर होता है, मतलब एक लड़का एक लड़की होते हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और इतना ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, कि लास्टली वो दोनों बर्बाद हो जाते हैं। मतलब एक मरता है तो दूसरा वो भी मर जाती है, इस तरह से कहानी है। ठीक है, तो ये पूरा उसका सब्जेक्ट मैटर हो गया। लेकिन अगर उसका थीम क्या होगा, लव, पैशनेट लव। ठीक है, पैशनेट लव। सो थीम आपका लव हो गया वहां पे, पैशनेट लव, और सब्जेक्ट मैटर हो गया जो स्टोरी किस तरीके से लिखी गई है उसको सब्जेक्ट मैटर कहेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, देयर आर टू यंग पर्सन, वन मेल वन फीमेल, ये उसका सब्जेक्ट मैटर हो गया। ठीक है, सो टेक्स्ट को कैसे लिखा गया है वो सब्जेक्ट मैटर का पार्ट है। सब्जेक्ट टेक्स्ट में क्या दिखाने की कोशिश की गई है अल्टीमेटली डीपर मीनिंग के साथ, वो आपका थीम होगा। ठीक है, तो आप दोनों को ध्यान से अलग अलग देखिएगा। सब्जेक्ट मैटर है कि कैसे लिखी गई है कहानी, किस लिखी गई, कैसे किस तरीके से बनाया गया उसको, वो सब्जेक्ट मैटर का पार्ट हो गया। और क्या कन्वे करना चाहा राइटर इस कहानी के माध्यम से या इस मैटर के माध्यम से, वो आपका थीम होगा। ठीक है, अब वो थीम है लव, रोमियो एंड जूलियट का है। ठीक है,
इसके अलावा सैकड़ों मूवीज आप देखे होंगे इस तरीके की मिलेंगी, ठीक है। तो सबका थीम लव होगा, लेकिन सब्जेक्ट मैटर सबका अलग अलग होगा। सब्जेक्ट मैटर है हाउ द स्टोरी हैज बीन नरेटेड, ओके, कैसे नरेट स्टोरी को क्रिएट करने के लिए किन किन सब्जेक्ट उसको चुना गया है, मतलब उसके अंदर सब्जेक्ट कैसे बनाया गया, क्रिएट किया गया है। तो थीम एक सेंट्रल डीपर मीनिंग है जिसको राइटर कन्वे करना चाहता है। सब्जेक्ट मैटर आपको इजीली सामने टेक्स्ट में दिखाई देगा, और जो थीम होगा यू हैव टू इंटरप्रेट, रीडर विल इंटरप्रेट, एनालाइज एंड स्पेकुलेट, ठीक है। रीडर उसको पढ़ेगा, इंटरप्रेट करेगा, समझेगा और एक अंदाज लगाएगा कि हाँ ये इस चीज के बारे में लिखा गया है। इन ए सिंगल टेक्स्ट देयर मे बी वेरियस थीम्स, ठीक है। कोई एक मेजर होगा, प्रोमिनेंट होगा, और बाकी छोटे मोटे और भी थीम्स हो सकते हैं उसमें, ठीक है। सो लेट अस सी some kinds of theme. Love is a theme, bravery, then hate, ठीक है, जो घृणा की भावना है। अब देखिए तो रेसिज्म के ऊपर जितने टेक्स्ट हैं, ठीक है, जहाँ रेसिज्म या डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाए वो सब हेट का ही पार्ट है। हिंदी में महादेव वर्मा की एक बहुत बढ़िया कहानी थी, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, सुना है ना, ठीक है। हम लोग थे तो मेरे ख्याल से 9वीं या 10वीं में था कभी। ईर्ष्या, ठीक है, वो ईर्ष्या पे लिखा गया, हेट पे लिखा गया है। जेलस भी एक थीम है, इसमें जोड़ लीजिए, ओके ओके, जेलस। सो बहुत सारे थीम्स हो सकते हैं, ठीक, जितना लिखा है इतने ही नहीं होंगे, और भी होंगे, ठीक है। ये रिवेंज, रिवेंज जिसमें ठीक खून खच्चर होगा, बदला लेने की भावना पूरा, मतलब बहुत पैशनेट फीलिंग होनी चाहिए, ध्यान रखिए। केवल आपने सोच लिया ऐसा नहीं है, वो थीम सोच लिया, उसके ऊपर एक्ट किया, उसमें कोई एक कंक्लूजन निकलना चाहिए खून खच्चर वाली, तब जब आपका ये रिवेंज में आएगा, ठीक है। अब जैसे रोमन ट्रेजेडीज जितने हैं, जो रोमन के ड्रामा है, ठीक है, आप देखेंगे तो सबका मेजर थीम यही है, रिवेंज है, ठीक है। ब्लड शेडिंग उसमें आम बात है, मतलब खून खच्चर बहुत आम बात है उनकी राइटिंग्स में। सो यहाँ पे रिवेंज थीम बहुत ज़्यादा है। पेट्रियटिज्म है, बहुत सारी देशभक्ति वाली मूवी देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे सोल्जर इसमें जान अपनी देने के लिए तैयार रहते हैं, सब कुछ, ठीक है, तो ये पेट्रियटिज्म का पार्ट हो जाएगा। देन मर्डर, ठीक है, सेक्रीफाइस, बलिदान जिसे कहते हैं, रिडेम्पशन, पछतावा है किसी चीज़ का आपको, ठीक है, किसी चीज़ का, जैसे आपने कोई गलती कर दी, प्रायश्चित जिसे हिंदी में कहते हैं, प्रायश्चित, ठीक है, उसके लिए रिडेम्पशन है। देन गुड वर्सेस इविल, अच्छाई और बुराई को लेकर के कोई कहानी बनाई गई है, तब उसका थीम हो जाएगा गुड वर्सेस इविल। देन नेक्स्ट इज मोर्टैलिटी, ठीक, मोर्टैलिटी मतलब मृत्यु, ओके। एवरीथिंग इज मॉर्टल, कोई भी चीज दुनिया में इमॉर्टल नहीं है, ठीक है, सब कुछ मॉर्टल है। तो इसको लेके आधार बना के कहानी लिखी जाए तो आपका मोर्टैलिटी हो जाएगी। देन नेक्स्ट इज नेचर वर्सेस ह्यूमन, ठीक, नेचर वर्सेस ह्यूमन का आप देख लीजिए, अभी जहाँ जहाँ फ्लड आए हैं, ठीक है, कितने घर बह गए, कितने पुल बह गए, सब बह गए, ठीक है। तो आप बेटर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, नेचर वर्सेस ह्यूमन बीइंग, ठीक है। या आप शहर में रह रहे हैं, कभी आप आउटसाइड में जाइए जहाँ पे नेचुरल सीन हो, मतलब गंगा किनारे या कहीं झरना, पेड़ पौधे, पहाड़, आपको बहुत अच्छा लगता है, तो ये सारी थीम आपका नेचर में आ जाएगा। आइसोलेशन, ये आइसोलेशन का मतलब है अकेलापन, ठीक है, अकेला होना और अकेलापन महसूस करना दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप हो सकता है भरे क्लास में बैठे हों लेकिन आप अकेलेपन का शिकार हो, लेकिन हो सकता है कोई अकेला ग्राउंड में बैठा हो बट वो अकेलेपन का शिकार ना हो, ओके। सो यहाँ बहुत जरूरी है, और ये दोनों थीम लिटरेचर में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। थीम ऑफ आइसोलेशन, ठीक है, आइसोलेशन का मतलब है कि यू फील योर सेल्फ डिप्रेस्ड और यू फील योर सेल्फ कट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है, लोगों से आप कटे हुए महसूस करते हैं अपने आप में। हो सकता है कि अगला आपको अलग न किया हो, लेकिन आप अपने अंदर से महसूस करते रहते हैं ऐसे ही, ठीक है। सो ये थीम बहुत फेमस है यहाँ पे, आइसोलेशन लिटरेचर में बहुत मिलेगा आपको ये वाला थीम। और थीम ऑफ एलिनिएशन, एलिनिएशन अब हिंदी पता नहीं इसका क्या है, जो भी है, ठीक है। ये थीम ऑफ एलिनिएशन मीन्स जैसे आप क्लास में हैं यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे क्लास भी अच्छा चल रहा है, लोग भी हैं, पंखा भी है, बिजली भी है, चेयर कुर्सी भी मिला बैठने के लिए, स्टिल यू फील योर सेल्फ अलोन,
ठीक है, आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है या आप खोए खोए लग रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एलिनिएशन, एलिनिएटेड। ओके, सो थीम ऑफ एलिनिएशन, जैसे आप यहाँ से कहीं और दूसरे शहर में चले गए, आपको अपने घर की याद दिन भर आ रही है, हर समय यहाँ के लोगों की याद आ रही है, और जिस कार्य के लिए गए हैं या जिस वहाँ पर रहने के लिए गए हैं वहाँ आपका मन नहीं लग रहा है, यू फील एलिनिएटेड। ठीक है, या घर में 10 मेंबर हैं बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, कोई मेरे को ढंग से मानता नहीं है। ठीक है, मतलब हम हैं तो जरूर घर के मेंबर, लेकिन कोई हमको दिल से मानता नहीं है, आपको ऐसा फील होगा, देन यू फील योरसेल्फ एलिनिएटेड। ठीक है, तो एलिनिएशन और ये बहुत ज़्यादा है। क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब होता है पैशनेट सर्च, सर्च फॉर समथिंग न्यू। ठीक, उसको क्वेस्ट कहते हैं। सो ये भी एक थीम है बट इसमें बहुत कम लिखे जाते हैं, बट अगर आप देखें ड्यूरिंग 18th सेंचुरी बहुत सारे नॉवेल्स इसके ऊपर लिखे गए हैं, लाइक जोनाथन स्विफ्ट का है गुलिवर्स ट्रेवल्स। ठीक है, उसका आधार ही लिखा गया है क्वेस्ट के लिए। एक जर्नी होती है, उसके ऊपर वो खोज जाते हैं समुद्र में, वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है उनका जहाज, उसके बाद आते हैं एक नई जमीन को खोज करके या नए लैंड को खोज करके, उसको आधार बना के स्टोरी लिखी जाती है। ओके, सो इफ यू आर सर्चिंग फॉर समथिंग न्यू पैशनेटली, देन दैट इज कॉल्ड एज क्वेस्ट। ओके, क्वेस्ट मीन्स सर्च, पैशनेट सर्च। देन कियोस, कियोस वर्सेस ऑर्डर। कियोस का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? तबाही तो एग्जैक्ट नहीं है, मतलब सब कुछ डिसऑर्डर हो एकदम, मतलब बेलगाम हो, बेतरतीब, मतलब अनकंट्रोल्ड, अव्यवस्थित। ठीक है, जब चीजें या समाज अव्यवस्थित हो या कोई चीज ऐसी कहानी दिखाई जाए जिसमें एक अव्यवस्था पूरा महसूस हो आपको, तब उसमें कियोस कहेंगे। ऑर्डर का मतलब है सब कुछ व्यवस्थित हो, एक क्रम हो, नियंत्रण में हो, उसको ऑर्डर कहेंगे। कियोस वर्सेस ऑर्डर, इट्स ऑल्सो थीम। देन जेलस, ठीक है, इसको तो पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, कई लोग तो कहते हैं जब तक ये महसूस न करें तब तक तो खाना ही नहीं पचता है। ऐसा है नहीं, बट जबरदस्ती बदनाम कर रखे हैं लोग। ठीक है, जेलस, ईर्ष्या। ठीक है, इट इज ऑल्सो बिग थीम इन लिटरेचर। इसके अलावा भी और होंगे दो चार, अगर हो कोई तो बता दीजिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, इसमें है जेंडर रोल्स, ओके, जेंडर रोल्स, डिस्क्रिमिनेशन, रेसिज्म, बहुत सारे थीम है, फेमिनिज्म, आपको जो उस टेक्स्ट से महसूस हो सब थीम है। ठीक है, पैट्रियार्की, बिल्कुल, ठीक है, पैट्रियार्की भी है। ओके, सो यार जेंडर रोल्स। ठीक है, जेंडर, यहाँ पे जेंडर इज ए कल्चरली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, एक है सेक्स और दूसरा है जेंडर। इट्स योर बायोलॉजिकल आइडेंटिटी, इट्स बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। ओके, एंड दिस इज जेंडर इज कल्चरल आइडेंटिटी। कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरली आपको कैसे ढाल दिया गया, बना दिया गया है, दैट रोल इज कॉल्ड एज जेंडर। बायोलॉजिकली जो आपका डिफरेंसेस है वो सेक्स कहलाता है। ठीक है, सो ये दोनों थीम आपको बहुत मिलेगा यहाँ पे, जेंडर रोल्स का। जेंडर को लेकर के एक सीमन डिबोआ है राइटर, बहुत फेमस राइटर हैं, क्रिटिक हैं, मतलब एक्सपायर्ड हैं। उनकी एक लाइन बहुत फेमस है, ए वुमन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स वन। अ वुमन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स वन। ठीक है, कि एक औरत पैदा नहीं होती, बनाया जाता है। ठीक है, या बनती है। तो उसको आपको बचपन से ही देखेंगे तो मेल और फीमेल चाइल्ड्स को, मतलब चिल्ड्रेन को अलग अलग पाला जाएगा और अलग अलग चीज़ों को उनको, मतलब खाने पीने, ओढ़ने पहनने, आने जाने से हर चीज़ को लेकर के अलग अलग तरीके से उनको समझाया जाता है, और धीरे धीरे उनका माइंड कल्चरली कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, एंड सेम वे दे स्टार्टेड बिहेविंग एज द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स।
ठीक है, जैसा समाज एक्सपेक्ट करता है उनसे, वो उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अगर आप दोनों को फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है, तो कोई डिफरेंसेस उनके किसी रोल में नहीं आएगा। खाना लड़का भी बनाना सीख सकता है, कपड़ा लड़का भी बनाना कर सकता है, ठीक है, गाड़ी लड़कियां भी चलाना सीख सकती हैं, लेकिन उनको सीखने नहीं दिया जाता है या करने नहीं दिया जाता है, ठीक है। लड़का है कभी नहीं कहा जाता है खाना बनाने के लिए उसको, लड़की हो इतना सा हो तभी से उससे आलू छिलवाने लगेंगे। होता है, इट्स वेरी कॉमन, नॉट ओनली इन इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू हैव बॉर्न एट वेरी राइट प्लेस, राइट टाइम, नॉट प्लेस, राइट टाइम। इस समय आप हैं जहाँ इतनी स्वतंत्रता है, पहनने ओढ़ने खाने पीने से लेकर हर चीज़ का, ठीक है। पुराने साहित्य पढ़िए, 1700-1800 वाले, कितने रिस्ट्रिक्शंस थे उनके ऊपर, ठीक है। बहुत रेयर होंगे यहाँ पे जिनकी दादी पढ़ी होंगी, बहुत रेयर होंगे, ठीक है। सो आप बहुत सही टाइम पर हैं जहाँ हर चीज़ें आपको समझाई जाती है, पढ़ाई जाती है, पढ़ाया जा रहा है। पहले समझाया नहीं जाता था। जेंडर रोल्स इतने अलग अलग डिफाइन कर दिए गए थे सोसाइटी के द्वारा, उसी को फॉलो करना था। जो उससे हट के जाता था उसको लोग बहुत ज़्यादा बाइकाट करते थे या डिस्क्रिमिनेट करते थे सोसाइटी में। ओके, सो हियर जेंडर रोल्स इज अ बिग थीम इन लिटरेचर। देन डिस्क्रिमिनेशन, असमानता, ठीक है, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जाए, किसी को असमान देखा जाए या समझा जाए, महसूस किया जाए, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन हियर। Okay, still if you see so many texts in which you find that in India, in so many places, few people are being not allowed to enter or to go there or to use something, so that is called as discrimination. Okay, India literature में एक ब्रांच है दलित लिटरेचर। ओके, अगर आप लोग आगे पढ़ेंगे एमए वगैरह तक तो मिलेगा दलित लिटरेचर। ये पूरा लिटरेचर ही डिस्क्रिमिनेशन पर है। जो उनके साथ महसूस हुआ है या जो उन्होंने देखा है उसको उन्होंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वीमेन जो है, वीमेन है या जेंट्स हैं, ठीक है, सब लिखे हुए हैं। रेसिज्म इंडिया में तो अलग से नहीं है, बट इन साउथ अफ्रीका विल फाइंड इट देयर, ठीक है। ब्लैक और रेस, व्हाइट का रेस, दो अलग अलग रेस है, और उनके में डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। डिस्क्रिमिनेशन इतना अधिक था कि यहाँ तो सभी धर्म के और सभी जाति के लोग एक साथ एक क्लास में बैठे हैं, वहाँ ऐसा नहीं था। ब्लैक्स का स्कूल अलग था, व्हाइट्स का स्कूल अलग था। व्हाइट्स के स्कूल में व्हाइट टीचर होते थे, मतलब अंग्रेजी होते थे, और ब्लैक्स के स्कूल में ब्लैक टीचर होते थे। व्हाइट वाला टीचर ब्लैक वाले में नहीं जाके पढ़ा सकता और ब्लैक वाला व्हाइट में नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। और कोई जॉब नहीं कर सकता उसमें। अगर जॉब करना है व्हाइट के स्कूल में तो केवल वो जो 4th क्लास टाइप जॉब है, झाड़ू पोछा वाला, बस उतना नहीं कर सकता है, किसी को पढ़ा नहीं सकता उसमें। तो इस लेवल का वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन था साउथ अफ्रीका वगैरह में, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी का नाम सुना आप लोगों ने, ठीक है, 20 साल तक जेल में रहे। इसके बाद उन्होंने बहुत लड़ा इसके लिए, आज अफ्रीका हो गया है, ठीक है। फिर भी वहाँ पर है, देखो ये सब ऐसी चीज़ें हैं ना, वो जल्दी जहन से जाती नहीं है, ठीक है। इंडिया में भी है, बट यहाँ पे कास्ट वाला है, ठीक है। सो इधर फेमिनिज्म इज आल्सो, हिंदी में नारीवाद कहते हैं फेमिनिज्म, इट इज आल्सो अ बिग थीम इन लिटरेचर। सो फेमिनिज्म is a phenomena of struggle of women for equality। समानता के अधिकार के लिए जो लड़ाई औरतों ने लड़ा उसको हम फेमिनिज्म कहते हैं, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल राइट्स। आपको पता है पहले इंडिया में वीमेन को कोई राइट्स नहीं थे, कोई मतलब कोई भी नहीं, ना तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी राइट्स था, ठीक है। शादी हो जाती थी, मतलब अगर लड़की है तो ना तो उसके पेरेंट्स के घर में उसका कोई हिस्सा होता था, ना ही शादी होने के बाद वहाँ पे उसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी लिखी जाती थी। समाज में ऐसा स्ट्रक्चर था, इसी को पैट्रियार्की कहते हैं, ठीक है, पैट्रियार्की। आज इंडिया में कानून ऐसा है कि शादी हो जाने के बाद जो भी प्रॉपर्टी है 50-50 हस्बैंड वाइफ को हो जाएगा, उसके न रहने पे पूरी हो जाएगी। अगर हस्बैंड नहीं है तो पूरी प्रॉपर्टी वाइफ की हो जाएगी या उसके बच्चों की हो जाएगी, ठीक है। और लीगली तो यहाँ तक है कि एक पेरेंट्स के अगर मान लीजिए कि 4 बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की,
तो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में चारों का इक्वल हिस्सा है, ठीक है, आज की तारीख में कानूनन, ठीक है। तो इतने राइट्स आपको मिल गए, पढ़ने का राइट्स मिला, वोटिंग राइट्स मिला, हर चीज का राइट्स मिला है इसमें, ठीक है। सो ये राइट्स एक दिन में नहीं आया है, ओके। हम लोग जो कभी डिस्कशन करेंगे फेमिनिज्म पे तो डीप में पढ़ाएंगे। थैंक्स टू यूरोपियन वीमेन हु फॉट फॉर इट। उन्होंने वहाँ लड़ाई लड़ा और वहाँ से धीरे धीरे स्प्रेड होते हुए यहाँ तक आया, और यहाँ तो कोई लड़ाई लड़ा नहीं, मुझे लगता है, मेरी नॉलेज में तो कोई नहीं है जो कोई लड़ाई ऐसी रही हो जो इसके लिए रहा हो फेमिनिज्म के रूप में, ठीक है। बट वहाँ पे काफ़ी रहा है, ठीक है। एक नाम आएगा आपको, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट। मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, अगर आप नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ये नाम है, शी इज द फर्स्ट लेडी टू हु स्टार्टेड फाइटिंग फॉर फ्रीडम ऑफ वीमेन, फेमिनिज्म, ठीक है। फेमिनिज्म के लिए जो सबसे पहले लड़ाई शुरू किया मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट, ठीक है। 1791 में आई थिंक एक बुक लिखा था उन्होंने, ठीक है। उस बुक से स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ऑल ओवर यूरोप फैला और वहाँ से इक्वलिटी राइट्स मिली वीमेन को, ठीक है। ऑफकोर्स यूरोप में यहाँ से ज़्यादा फ्रीडम है औरतों को, लेकिन यहाँ पर भी काम भर है, ठीक है। आज की तारीख में अगर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पैट्रियार्कल नहीं है तो लगभग ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल खाने पीने को मिलता है, इक्वल पहनने को मिलता है, आने जाने को भी है, ठीक है, लगभग काम भर ठीक है। सो मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने वहाँ से स्टार्ट किया स्ट्रगल और धीरे धीरे स्प्रेड होकर के एक मूवमेंट के रूप में आया। जब आएगा कभी ये टॉपिक तो पूरा ठीक से पढ़ाएंगे, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी में यूरोप में एक वर्जीनिया वुल्फ हुई थी राइटर, उनकी एक ऐसे आपके इसमें है सिलेबस में, ठीक है, वर्जीनिया वुल्फ। उन्होंने बहुत फाइट किया, बहुत लिखा उन्होंने, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए डीप में और देखेंगे किसी और दिन। देन पैट्रियार्की, पितृसत्तात्मकता, ठीक है, मतलब जो कुछ चलेगी पुरुषों की चलेगी, ठीक है। तो हाँ, वैसे तो ये पितृ कहलाता है, पितृसत्तात्मकता, ठीक है, पितृसत्ता कहते हैं, मतलब फादर की चलेगी। फादर चाहे कम बुद्धि वाला हो चाहे नॉनसेंस हो, लेकिन जो कह रहा वही मानना है घर में, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हर समय फादर ही बहुत टैलेंटेड हो, वाइफ नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन कभी भी इंडिया में वीमेन के बातों को ज़्यादा सीरियसली लिया ही नहीं गया, उनके टैलेंट को कभी फ्रंट में आने नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ पैट्रियार्की, ठीक है। तो पैट्रियार्की इज अ बिग थीम इन लिटरेचर, ओके। सो देयर मे बी मेनी मोर थीम्स। आई होप कि कुछ थीम्स क्लियर हुए, सब मिलेगा। आज के बाद आप लोग जब धीरे धीरे साहित्य बीए में आए हैं, आप लोग कोई कहानी पढ़ेंगे सिर्फ कहानी कहानी नहीं रहेगी, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इसमें दिखने लगेगा आपको, थीम्स दिखेगा, अभी जितना पढ़ते जाएंगे सब दिखता जाएगा, ठीक है। उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स दिखाई देने लगेंगे, फिगर ऑफ स्पीच दिखाई देगा, मतलब प्रोज डिवाइसेस दिखाई देने लगेंगे, सब आपको मिलता जाएगा। तो धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा इस लेवल पे। आई होप थीम्स आर क्लियर, ओके। इसको मिटा दें। Next is point of view. Okay, point of view, ये एनी स्टोरी, जो कोई भी कहानी है वो किसके माध्यम से नरेट की गई है, यानी किस पर्सन में नरेट की गई है, और हु इज द स्पीकर ऑफ दैट नरेशन, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव अ स्टोरी इज नरेटेड, ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव से ये कहानी कही गई है, यानी कोई बात जो कही गई है कहानी में या पूरी कहानी ही किसके पर्सपेक्टिव से कही है, यानी किसके द्वारा कही गई है, ये उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। मीन्स
फ्रॉम व्हिच पर्सपेक्टिव a story is narrated, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, सो या दूसरे शब्दों में कहते हैं कि स्पीकर ऑफ द पोएम, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर और नरेटर, स्पीकर और नरेटर। सो स्पीकर कौन कौन हो सकता है? या पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन होंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो योर स्पीकर में भी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, और यू कैन से कोई भी चीज कही गई है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कही गई है। अगर राइटर के द्वारा खुद कहा गया होगा तो उसमें सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा आई का, मतलब मैं हिंदी में लिखा रहेगा उसमें। ठीक, अगर वो किसी और के माध्यम से कहलाना चाह रहा है, ठीक है, सेकंड पर्सन लिखेगा तो यू, योर, योर्स, ये सबका होगा। इसमें आई, वी, मी, माई, माइन, ठीक, अवर, इस तरह के शब्द यूज किए जाएंगे। इसके अलावा जितना बचेगा ही, सी, इट, दे या कोई नाम होगा। ठीक है, ये सारे चीजें अगर इसके माध्यम से कहा गया है तो उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो पॉइंट ऑफ व्यू मतलब फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव अ स्टोरी इज नरेटेड। ठीक है, किसके पर्सपेक्टिव से स्टोरी कही गई है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे नरेटर भी कह सकते हैं, स्पीकर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई कहानी किसके द्वारा कही जा रही है। डायरेक्टली अगर राइटर कहना चाहेगा खुद, देखो राइटर लिखना अलग है लेकिन उसके अंदर जो कहानी कह रहा है वो अलग हो सकता है। ठीक है, कहानी लिखी गई है जो, उसका स्पीकर कोई और भी हो सकता है, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है, सेकंड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्या है, नेक्स्ट पॉइंट? ओके, सेंटेंस पैटर्न। ओके, सेंटेंस पैटर्न और यू कैन से, देखो इसमें दो पार्ट कर सकते हो। सेंटेंस पैटर्न में आ जाएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूज्ड, लाइक सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, यानी बहुत छोटे छोटे शब्द सेंटेंस होंगे, सिंपल सेंटेंस हो गए, दो सेंटेंस को जोड़ करके रखा जाएगा उसको कंपाउंड कहेंगे, और कॉम्प्लेक्स होगा जहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होता है, सिंपल कंपाउंड हो सकता है, इस तरीके से। या आप इजी भाषा में समझना चाह रहे हैं, सो द राइटिंग और द सेंटेंसेज ऑफ द राइटर विल बी इजियर और डिफिकल्ट। ठीक है, तो इजी होगा तो वो सिंपल सेंटेंस का यूज किया जाएगा, उसमें वो छोटे छोटे सेंटेंस होंगे। थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड आपको महसूस होगा, वहां पे एक बड़ा लंबा सेंटेंस दिखाई दे रहा है। सो आप इसको लेंथ ऑफ सेंटेंस भी इसमें ज्यादा बड़ा रहेगा, मतलब सेंटेंस पैटर्न में आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस यूज्ड, लाइक सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। ये तीन तरह के होते हैं। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना? सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड नहीं सुना? अरे कहाँ पढ़ कर आए हो जी? है, ठीक है, सेंटेंस पैटर्न में। सो ये थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस विल बी यूज्ड। सिंपल सेंटेंस जैसे ही गोज देयर या ही गोज डेली टू स्कूल, ये बहुत सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है ही गोज डेली टू स्कूल एंड टू ट्यूशन आल्सो, ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स होगा जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ा जाएगा उसमें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स होगा, वो सिंपल भी हो सकते हैं दोनों सेंटेंस या अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड होगा, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस होगा तो उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस पैटर्न है, अब राइटर छोटा सेंटेंस यूज करता है कि बड़ा यूज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये डिवाइसेस हैं, डिवाइस मतलब एक तरह से टूल। ठीक है, सपोज यू हैव सो मेनी थिंग्स,
अब किसको यूज करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। नाउ इट्स राइटर्स चॉइस। इसी में डिक्शन आ जाएगा, एक चॉइस ऑफ वर्ड्स, ओके, चॉइस ऑफ वर्ड्स, वेदर ही यूजेस इजी वर्ड्स और डिफिकल्ट वर्ड्स, ठीक है, इजियर और डिफिकल्ट, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है राइटर के ऊपर, उसको डिक्शन कहेंगे। वो रीजनल लैंग्वेज की यूज करता, मतलब रीजनल सेंटेंसेस या रीजनल वर्ड्स को यूज करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं तो उसकी मर्जी है, ठीक है। अगर बहुत फॉर्मल लिखेगा तो उसमें कोई रीजनल वर्ड्स नहीं यूज किए जाएंगे, नहीं तो बहुत सारे वर्ड ऐसे यूज किए जाएंगे जो रीजनल होंगे केवल, ठीक है। बहुत सारे राइटर हैं, हिंदी में उसको आंचलिक राइटर कहते हैं, आंचलिक लेखक, मतलब रीजनल, ओके। सो हियर सेंटेंस पैटर्न इज देयर, इट इज अनदर डिवाइस।